प्रश्न नंबर 1। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। जब ज्योतिबा फुले पाठ हमने पढ़ा तो वहाँ पर इस बात की शुरुआत ही इसी से होती है कि जो समाज सुधारक हैं उन समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फुले का नाम क्यों नहीं लिया जाता है या क्यों नहीं शुमार किया गया, जबकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े समाज सुधार के काम किए हैं और जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं उसकी चर्चा हमने पूरे पाठ में पढ़ी भी है। तो ये प्रश्न उठता है पाठ को पढ़ने के बाद कि जो ज्योतिबा फुले हैं उनका नाम जो समाज सुधारकों की सूची है उनमें क्यों नहीं शुमार किया जाता। तो जो इसका उत्तर है वो इस प्रकार है कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इसके निर्माता उस उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका ज्योतिबा फुले विरोध करते हैं। यानी ज्योतिबा फुले ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं पर वो जो उच्च वर्गीय समाज है जो सिर्फ अपने फायदे का सोचता है उन्होंने उसका भी विरोध किया है। तो ये जो समाज सुधारकों की सूची तैयार करने वाले हैं वह उसी उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी वजह से उनका नाम उनमें शामिल नहीं हुआ। एक बार ये बात फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, उच्च वर्गीय लोग हैं, जिसे आम भाषा में बोल दो कि जिनकी बहुत अच्छी पहुंच होती है, जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, पैसे वाले हैं, XYZ कुछ भी, तो वो उच्च वर्गीय समाज में आने वाले लोग हैं। और वही लोग जो है इन समाज सुधारकों की सूची शामिल करने वाले, बनाने वाले, तैयार करने वाले होते हैं। और इन्हीं उच्च वर्गीय समाज के लोगों का विरोध ज्योतिबा फुले ने किया है जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक काम किए हैं फिर भी इनका इस लिस्ट में नाम नहीं रहता है। वे हमेशा ब्राह्मण समाज में व्याप्त जो आडंबर है और जो रूढ़ियां हैं उसका उन्होंने विरोध किया है। जो ब्राह्मण समाज ने समाज में आडंबर यानी कि जो फेक विचार है, अंधविश्वास है, वो ऐसी बातें जो फैलाई हैं और जो ऊंच नीच जाति से संबंधित बातें हैं वो रूढ़ियों का उन्होंने विरोध किया। वे समाज में ब्राह्मण समाज के वर्चस्व के विरोधी थे और इसी वजह से वो ब्राह्मण समाज जो है उनके विरोधी हो गए। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दशा कब की बदल गई होती। विकसित वर्ग के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वे समाज का सुधार नहीं चाहते हैं। यानी वो वर्ग जो विकसित है यानी जो फल फूल चुके हैं या उच्च वर्गीय हैं वो तो सिर्फ अपना ही ओहदा बढ़ाने में सोचते हैं और वही इस चीज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो वे समाज का सुधार नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपना जो है जीवन बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। अतः उन्होंने समाज सुधारकों की जो सूची है उनका नाम उसमें नहीं रखा। ज्योतिबा फुले के कार्यों को उन्होंने दबाने का प्रयास किया। कहने का अर्थ ये है ओवरऑल कि जो समाज सुधारकों की जो लिस्ट है जो तैयार करने वाले हैं वो वही उच्च वर्गीय लोग हैं जिनका विरोध ज्योतिबा फुले किया करते थे जिसकी वजह से उनका नाम उनमें शामिल नहीं हो पाया। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? शोषण व्यवस्था क्या है पहले ये समझ लीजिए। वो व्यवस्था वो इन चीज़ों को कंडक्ट करने वाले लोग जो कमतर किसी भी तरीके की कमतरी आंक सकते हैं आप, इसमें कोई एक चीज़ नहीं है यहाँ पर। और कमतर यानी कि उन बेहतरीन और विकसित लोगों के जितना उनकी व्यवस्था ना काम करना, कमतर होना, मान लीजिए समाज में वो जगह ना होना, पैसे से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कोई भी कमतरी हो तो उन लोगों का शोषण करना, उनको एक्सप्लॉइट करना। तो ये जो एक्सप्लॉइट करने वाला जो ग्रुप है या व्यवस्था है उन्होंने क्या क्या तरीके आजमाए, क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों रचे। तो शोषण व्यवस्था ने निम्नलिखित षड्यंत्र रचे। पहला, उनके परिवार तथा समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार यानी छोड़ देना, त्याग तक कर देना। दूसरा, उनके बाहर निकलने पर लोगों द्वारा गालियां दी जाती, उन पर थूका जाता और उन पर गोबर फेंका जाता, जो कि हमने पाठ में पढ़ा कि ज्योतिबा फुले किस तरीके से अपनी पत्नी के साथ मिलकर समाज का सुधार करना चाहते हैं। स्त्रियों को, लड़कियों को पढ़ाने पर जोर देते और समाज उनका साथ ना देकर बल्कि उनको इस तरीके से और प्रताड़ित करता। बहिष्कार किया उन्होंने उनका, लोगों ने उनको गालियां दी, उन पर थूका, गोबर फेंका और फिर उन्होंने उनके सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए अनेक प्रकार के रोड़े भी अटकाए। बहुत सारी मुश्किलें, रोड़े अटकाना मतलब मुश्किलें पैदा की।
तो इस तरीके से जो शोषण व्यवस्था है उसने ये षड्यंत्र रचे। अब जो लोग जिनका अपना एक मुकाम है, जो समाज में एक अच्छे ओहदे पर हैं, जो विकसित वर्ग है, वो स्त्री वर्ग को उठने नहीं देता। समाज में बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिनके ऊपर और जिनके लिए काम नहीं किया जाता, उनको दबाकर ही वो ऊंचे उठ पाते हैं। तो उन्हीं में से एक चीज़ ये थी कि स्त्रियों को पढ़ने ना देना, जो लड़कियां हैं उनको ना पढ़ाना लिखाना, उन्हें शिक्षित ना करना, जिससे कि उन्हें दबाया जा सके और ये पुरुष सत्तात्मकता यूं ही बरकरार रहे। तो इन्हीं वजहों से ये षड्यंत्र रचे गए जिससे कि वो परेशान होकर इस तरीके के कार्यों को बंद कर दे। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? यानी ज्योतिबा फुले द्वारा ये जो चीज़ आदर्श परिवार की एक बात बताई गई है, क्या आपके हिसाब से वो आदर्श परिवार से वो मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में हमें अपने उत्तर देने हैं। विपक्ष इसका ये है, विपक्ष यानी कि इसके अपोजिशन में ज्योतिबा फुले द्वारा जो प्रतिपादित आदर्श परिवार है, मेरे विचार से वो मेरे आदर्श परिवार से मेल नहीं खाता है। मैं परिवार को धर्म के रूप में नहीं देखता या देखती। ज्योतिबा फुले द्वारा जो आदर्श परिवार की कल्पना की गई है वह पूरे संसार को एक छत के नीचे लाने के लिए की गई है, लेकिन हर परिवार में ऐसा करना संभव नहीं है। परिवार में विद्यमान लोगों में आपसी प्रेम, एकता, आपसी समझ, समन्वय की भावना यानी मिलजुल कर रहने की भावना, परिस्थितियों में दृढ़ता का भाव इत्यादि होना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी परिवार के मध्य ये नहीं है तो वह आदर्श परिवार नहीं कहला सकता है। परिवार का आदर्श रूप अलग अलग धर्म को मानने में नहीं, बल्कि हर प्रकार की परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहने में और एक दूसरे को समझने में है। तो जो ज्योतिबा फुले ने अपने आदर्श परिवार से संबंधित जो विचार पेश किए हैं उसके अनुसार इसका विपक्ष जो है वो यही कहता है कि परिवार को बनाए रखने के लिए आपसी प्रेम की ज़रूरत होती है, एकता की, आपसी समझ की, समन्वय की भावना की, और ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है उसमें एक दूसरे को समझने की और उनकी मदद करने की ज़रूरत होती है, परिवार उससे बना रहता है। विपक्ष ये बोलता है, ना कि विभिन्न जाति वर्ग के लोग जो है उनका मिलजुल कर रहने से एक परिवार चलता है। तो विपक्ष ये कहता है कि परिवार को बनाए रखने के लिए आपसी प्रेम, एकता, समझ, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। जो पक्ष है वो ये है कि आदर्श परिवार की एक सुंदर कल्पना है। यदि हर धर्म के लोग एक ही परिवार में रहेंगे तो जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा। यानी कि मान लीजिए माता पिता जो है अलग अलग धर्म के हैं, दोनों ने शादी की, उनके बच्चे जो हैं वो अलग धर्म के लोगों से शादी कर रहे हैं। ये गोत्र और एक ही जाति धर्म में शादी कर कर उसी जाति धर्म को बढ़ावा देना, अपने जाति धर्म से संबंधित जो उच्च धारणाएं हैं उनको मेंटेन करना, ये जो भारतीय समाज की रीति है वो उसको साइड में करते हुए अगर हर धर्म के लोग एक ही परिवार में होंगे तो एक सुंदर परिवार बनकर तैयार होगा। सभी धर्मों को मानने वाले साथ होंगे और मतभेद की स्थिति जो है आएगी ही नहीं। मतभेद यानी आपसी विचार ना मिलना। इस तरह परिवार ही नहीं समाज तथा देश एकजुट हो जाएंगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा और हर धर्म के संस्कार जो है बच्चे को एक ही स्थान से मिला करेंगे। तो ये पक्ष बोलता है और ये भी पक्ष बोलता है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? यानी कि ज्योतिबा फुले ने स्त्री की समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए, यानी कि समाज में स्त्री की समानता भी एग्जिस्ट करने लग जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। और वो पाठ में हमने पढ़ा किस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी को भी पढ़ाया लिखाया, अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लायक बनाया। फिर उसके बाद दोनों ने मिलकर किस तरीके से स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने समाज से सहा भी, सुना भी, देखा भी, और इस तरीके से वो स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए काफ़ी उन्होंने मेहनत की। तो ज्योतिबा फुले के अनुसार और क्या क्या होना चाहिए वो हमें बताना है। तो स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार निम्नलिखित बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला, स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। दूसरा, स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पुरुष है या स्त्री है, मान लीजिए स्त्री को ही समानता दिलाना चाह रहे तो हम ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को ऊंचा कर दे और पुरुष को दबा दे। कोई भी व्यक्ति जो है ऊपर नीचे क्यों हो, यानी कि बराबर की स्थिति में दोनों की दोनों रहें। तीसरा पॉइंट, स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। चौथा, विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त होना चाहिए तथा ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हों। ऐसे वचनों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुष को मनमानी का अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का।
तो इस तरीके से हम स्त्री को एक समानता दिला सकते हैं, समाज में उसकी समानता को प्रतिष्ठित कर सकते हैं, उसके अधिकार को प्रतिष्ठित कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित कर सकते हैं ज्योतिबा फुले के अनुसार। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप में बताइए। अब सावित्री बाई की बात हुई है यहाँ पर कि किस तरीके से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, तो उन्हीं की चर्चा यहाँ पर करनी है इसके उत्तर के रूप में। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उनके विवाह के बाद आए। जब उनका विवाह हुआ तो ज्योतिबा फुले ने उनके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए उन्हें शिक्षित किया सबसे पहले, साथ ही उन्होंने समाज को सुधारने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया, बहुत कुछ वो जानने लगी, बिल्कुल भी कमतरी का एहसास नहीं होने पाया। तो इस तरीके से बहुत सारे परिवर्तन आए। और भी वो कौन से परिवर्तन है जो पाठ में चर्चा की गई, जिसकी पहला उनके पति ने सबसे उन्हें पढ़ाया, उसके लिए उनके पति ज्योतिबा फुले ने उन्हें मराठी तथा अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी। दूसरा, उसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई पुस्तक को पढ़ा। तीसरा, अपने पति, और इसके बारे में भी चर्चा की गई है कि वो अपने साथ कौन सी पुस्तक लाई थी, कि बचपन में जिस पुस्तक को देखकर उनके पिता ने उन्हें बहुत डांटा था, शादी विवाह की बात छेड़ दी थी और वो उस पुस्तक को पढ़ नहीं पाई थी। फिर उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा। जब उनके पति ने उनको पढ़ा लिखा दिया, वो मराठी भाषा जानने लगी, अंग्रेजी भाषा जानने लगी, तब वो उस पुस्तक को पढ़ने लायक बन पाई। और जिस दिन उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा, उन्होंने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन महसूस किया कि हाँ, अब वो इस पुस्तक को पढ़ भी सकती हैं और समझ भी सकती हैं और वो इस लायक हो चुकी हैं। तीसरा पॉइंट, अपने पति के साथ उन्होंने पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की। सबसे पहला जो कन्या विद्यालय है, जिसमें कन्या नाम से ही पता लगता है कि ये लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था है। चौथा, विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास तथा ससुर ने घर से निकाल दिया। और फिर इसके बाद तो उन्होंने शूद्र जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना आरंभ कर दिया। और इस तरीके से जो भी जातियां जिनको उनका अधिकार, उनको स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी, वो शिक्षित नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने उनके लिए निडर होकर कार्य करना प्रारंभ किया। और बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो उन्होंने विद्यालय खोला, उसके लिए उन्होंने उनके सास ससुर ने उन्हें घर से भी निकाल दिया, त्याग दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और इस तरीके से सावित्री बाई के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन इस प्रकार से आता है। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। हमने पाठ पढ़ा जिसमें ज्योतिबा फुले की चर्चा है और सावित्री बाई की चर्चा है। ज्योतिबा फुले जो कि समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी शादी हुई, सावित्री बाई को भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उस लायक बनाया कि वो उनके साथ मिलकर बहुत कुछ कर सके। और फिर सावित्री बाई भी जो है, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया शादी के बाद से। इन दोनों ने मिलकर बहुत कुछ समाज के लिए किया और समाज के लिए ऐसा किया कि बहुत खराब परिस्थितियों में भी उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। अब इनसे हम प्रेरणा पाकर जो है अपने समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहेंगे। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के जीवन से प्रेरित होकर मैं समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए काम करना चाहूंगी या चाहूँगा। अब भी भारत के ऐसे इलाके हैं जहाँ स्त्रियों की दशा शोचनीय है। शोचनीय यानी कि सोचनीय, यानी विचार करने योग्य है। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो बहुत कुछ बदला नहीं है। उन्हें अब भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः वहां पर जाकर उन्हें शिक्षा दिलवाना चाहेंगे और इस तरह समाज में स्त्रियों की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाएंगे और उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। समाज में फुले दंपति यानी कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी, वो दंपति द्वारा किए गए जो सुधार कार्य हैं, उनको किस तरह का विरोध किया गया, मिला या उन्होंने फेस किया। तो हमने पाठ पढ़ा, ज्योतिबा फुले जो है समाज को के सुधार के लिए बहुत कुछ मेहनत करते दिखते हैं और साथ में उनकी पत्नी भी, लेकिन समाज जो है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत कुछ इस तरीके का षड्यंत्र करते हैं जिससे कि वो प्रताड़ित होकर, परेशान होकर उन सब कार्यों को छोड़ दे। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन विरोधों का सामना उन्हें करना पड़ा, उन्होंने देखा, फेस किया, फिर भी उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। समाज में फुले दंपति द्वारा किए गए सुधारों का निम्नलिखित तरीके से विरोध हुआ। पहला, उनके परिवार तथा समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। उनके परिवार ने और समाज ने मिलकर, समाज ने तो बहिष्कार किया, समाज का समझ में आता है, लेकिन उनके परिवार ने भी जो है उनका बहिष्कार कर दिया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। दूसरा, उनके बाहर निकलने पर लोगों द्वारा उनको गालियां दी जाती और उन पर थूका जाता तथा उन पर गोबर फेंका जाता। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है किसी के भी जीवन में और वो अपने कदम पीछे ले सकता है परेशान होकर। लेकिन फुले दंपति ने अपने कदम बिल्कुल पीछे नहीं लिए और समाज सुधार के कार्यों में यूं ही लगे रहे। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है। जो फुले दंपति हैं तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, ऐसा किया है
ये सिर्फ ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि समाज ने उनको बहुत परेशान किया। उनके कदम जो है रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश की। तो जो भी उन्होंने समाज सुधार कार्य किए, जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करते हुए समाज सुधार किए, उनको देखते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनसे मोटिवेशन लेते हुए जो आज के दंपति हैं, आज के जो कपल्स हैं, उनको क्या प्रेरणा मिलती है, उनको वो प्रेरणा लेकर क्या क्या कर सकते हैं। आज के समय में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और कलेश हो जाते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे अब समाज में आज के समय में वर्तमान में देखा जाए तो कपल्स जो है अपने ही जीवन को सही तरीके से चला पाने में असमर्थ हैं। और एक वक्त था जहां पर फुले दंपति, जो कि समाज इतना भी नहीं ज़्यादा बेहतरीन हुआ था, उन्होंने समाज को फेस किया। समाज ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इवन उनके परिवार ने भी उनको त्याग दिया। किसके लिए? सिर्फ समाज के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं समाज को सुधारने के लिए। और वो चाहते तो वो मेंटली जो है इतना डिप्रेसिव जो माहौल था उसको छोड़कर वो अपने परिवार के साथ सुखी रह सकते थे, लेकिन बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। आज के टाइम पे जो दंपति हैं, जो कपल्स हैं, वो अपने ही रिश्तों को बनाए रखने में बहुत जद्दोजहद से निभा पा रहे हैं। तो हमें इनसे मोटिवेशन मिलती है। और उस मोटिवेशन के चलते जो है, जो छोटी छोटी बातों पर झगड़े हैं, कलेश है, सबसे पहले तो उनको ख़त्म करके अपने जीवन को सुखी बनाते हुए समाज की ओर हमें बढ़ना चाहिए। साथ मिलकर चलना तो कठिन हो जाता है। अहंकार की भावना, ईगो क्लैश होता है और अहंकार की जो भावना है वो रिश्तों के मध्य दीवार बन जाती है। लेकिन जब हम ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को देखते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। हमें अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, एक दूसरे के सपनों को अपना बना लेना चाहिए और जीवन की डगर में आने वाली कठिनाइयों को एक होकर झेलना चाहिए। एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना चाहिए, एक दूसरे की कमी को बताने के साथ स्थान पर उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। अब कहने को तो ज्योतिबा फुले भी जो है सावित्री बाई को बहुत ज़्यादा जो है नीचा दिखा सकते थे कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती हैं, XYZ बहुत कुछ कहने को है बाकी लोगों की तरह। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को सबसे पहले पढ़ाया, पढ़ा लिखा कर उन्होंने उनको शिक्षित करके पहले तो उनके जीवन को बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश की और उनके जीवन को बेहतरीन बनाते हुए फिर उन्होंने उनको अपने साथ खड़ा होने लायक बनाकर और समाज के लिए बहुत कुछ किया। तो ये एक मोटिवेशन है दंपतियों को, जो कि फुले दंपति से लेनी चाहिए और सीख लेकर इनसे बहुत कुछ वो कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर, यानी कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, उस पर प्रहार किया है और क्यों? तो ज्योतिबा फुले जो है उन्होंने जो जो काम किए हैं और समाज को उन्होंने जो देखा है कि समाज किस तरीके का थॉट प्रोसेस रखता है अपना, उस पर उन्होंने प्रहार किया है कि समाज जो है गलत जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है और किस तरह से जा रहा है, उस पर उन्होंने प्रहार किया है और क्यों किया है। ज्योतिबा फुले ने हमारे ब्राह्मण समाज में व्याप्त जो रूढ़िवादी सोच है तथा स्वयं को श्रेष्ठ जाति घोषित करने की जो मानसिकता है उस पर प्रहार किया है। यानी कि पहले के टाइम में ऐसा ज़्यादा उस वक्त था तो जब की बात हो रही है कि ब्राह्मण समाज जो है अपने आप को ही उच्च कुल मानता था और अपने आप को ही बेहतरीन मानता था और अपने आप को ही वो विशेष मानता था। तो ऐसी रूढ़िवादी सोच के प्रति जो है फुले के विचार बिल्कुल मैच नहीं करते थे और इसलिए वो ब्राह्मण जाति जो है उसके खिलाफ थे, उसके विरोध में थे और उन्होंने उनकी मानसिकता पर प्रहार भी किया। वे जानते थे कि ब्राह्मण समाज ने जानबूझकर इस प्रकार की सोच को विकसित किया हुआ है और इस प्रकार वे समाज में शूद्रों तथा महिलाओं के अधिकारों का शरण यानी उन्हें खत्म करके उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। ज्योतिबा फुले ने से यह स्वीकार नहीं किया गया और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसी इस मानसिकता पर प्रहार किया जहाँ पर ब्राह्मण समाज जो है सब सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिख रहा था और स्त्री को यहाँ पर स्त्री को जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए रोका जाता था। तो इस तरीके की चीज़ों पर उन्होंने, इस तरीके के विचारों पर, व्यवहारों पर उन्होंने रोक लगाई, अपना विरोध जताया और समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। तो पाठ से हमें ये पंक्तियां दी गई हैं जिनका हमें अर्थ बताना है। तो पहली पंक्ति है कि सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई और भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। तो जैसा कि पाठ में हमें पढ़ने को मिला ही है कि जो ज्योतिबा फुले हैं वो ब्राह्मण समाज का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना एक आधिपत्य जमा रखा था समाज पर और इस वजह से वो उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। जब
ऐसी चीजें बदलने लगी कि सिर्फ ब्राह्मण का ही वर्चस्व ना रह गया हो, तब की ये पंक्तियां समझ लीजिए कि ये देख कि समाज अब बदल रहा है, चीजें अब सुधर रही हैं, बदल रही हैं। तो सच का सवेरा होते ही वेद जो है वो डूब गए। वेद, क्योंकि ब्राह्मणों को ही जो है, जो हमारे वेद हैं उन पर अपना अधिकार समझते थे कि वे ही पढ़ समझ सकते हैं और छू सकते हैं, तो विद्या जो है वो शूद्रों के घर चली गई। यानी कि अब जो शिक्षा है वो शूद्रों के घर तक भी पहुंच रही है, वो भी समाज में अपना एक मुकाम पा रहे हैं। और जो भूदेव हैं, ब्राह्मण जिनको भूदेव कहा जाता है, तो वो शर्मा गए। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जब से शूद्र जाति वाले लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझकर शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया है, तब से जो ब्राह्मण समाज है उसका अंत आ गया है। वेदों के नाम पर उन्होंने समाज के अन्य लोगों को दबा कर रखा, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब वेदों का महत्व समाप्त हो गए हैं। शूद्रों के पास ज्ञान की शक्ति देखकर ब्राह्मण समाज लज्जित हो गया है, जिसमें इतने वर्षों ने उन्होंने अपना अधिकार बनाए रखा था, अब वह उनका नहीं रहा है। शिक्षा का अधिकार सबके लिए है और अब सब उसका फायदा उठा रहे हैं। पहले के वक्त की बात है कि ब्राह्मण समाज जो है वेदों का पर उनका एकमात्र अधिकार बताया जाता था, समझा जाता था, और जो जाति के अनुसार जो लोगों को कमतर और उच्चतर नापा जाता था, उसमें शिक्षा भी विभाजित की गई थी कि वो ये वर्ग जो है शिक्षा ले सकता है और ये वर्ग शिक्षा नहीं ले सकता है। तो शूद्रों तक जब शिक्षा पहुंचने लगी, उनके पास भी दिमाग है, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, शिक्षा को ग्रहण किया, अपने आप को शिक्षित करके उन्होंने समाज में एक मुकाम पाया। तब से जो ब्राह्मण समाज है उनको भी जो है ये चीज़ें देखने को मिली कि जो है अब शूद्र भी जो पढ़ लिख कर निकल रहे हैं उनकी भी अपनी स्थिति जो है सुधर रही है, जिसके चलते ये बातें हुई कि सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए और विद्या जो है शूद्रों के घर चली गई और भूदेव अब शर्मा गए। यानी कि अब जो शिक्षा है और जो वेद हैं वो सिर्फ ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं रह गई है, अब शूद्र भी शिक्षित हो रहे हैं और वो भी समाज में अपना एक मुकाम पा सकेंगे। और शिक्षित व्यक्ति जो है अपने आप से ही अपने अधिकारों की और स्वतंत्रता की बात करने लग जाता है, उनको कोई दबा नहीं सकता, ना कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है। दूसरा है यहाँ पर, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ग है, एक दलित, दूसरा स्त्री, जिसको हमेशा से दबाया जाता रहा है, जिससे कि इनकी आवाज़ ना खुल पाए और ये अपने अधिकारों का इस्तेमाल ना कर पाए। चलो, दलितों का तो एक वर्ग है, एक जाति के अनुसार इनको जो है, स्त्रियां तो हर जगह हैं, लेकिन उनको भी दबाया जाता था कि वो घर के कामकाज तक ही सीमित रह जाए, वो अपनी आवाज़ ना उठा पाए, अपने हक के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए वो बोल ना पाए, जिससे कि एक आधिपत्य जो है पुरुष समाज का बना रहे। तो उनको भी आंदोलन करना चाहिए। और जो ज्योतिबा फुले हैं, उनका मानना है कि ये दोनों वर्ग जब अपनी आवाज़ उठाएंगे, इन दोनों को ही आंदोलन करना चाहिए ताकि उनको अपनी स्वतंत्रता मिल सके, अपना अधिकार भी मिल सके। तो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों का भी शोषण किया है। उन्होंने स्त्रियों को कभी सिर नहीं उठाने दिया, पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बनाकर रखा। अतः शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहिए, वे तभी अपने अधिकारों को पा सकेंगी। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो ये पंक्ति हमें पाठ से ही दी गई है। स्वतंत्रता का अनुभव डैश हर स्त्री की थी। तो यहाँ पर इसका जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित रचना ज्योतिबा फुले से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति ज्योतिबा फुले स्त्रियों को अपनी शोषण अवस्था से उठकर अपने अधिकार पाने के लिए उत्साहित करते हैं। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई मिलकर जो है किस तरीके से स्त्रियों को जागृत करना चाहती हैं, जिससे कि वो जागें और अपना शोषण ना होने दे, अपने अधिकार के लिए बातें करें, अपनी स्वतंत्रता के लिए बातें करें, शिक्षित हों। वे इसके लिए विवाह में ऐसे मंत्रों का निर्माण करते हैं जिसमें स्त्री को पुरुष के समान अधिकार मिल सके। व्याख्या इस प्रकार है कि विवाह के समय मंगलाष्टक बोले जाते हैं। अब पाठ से ये पंक्ति ली गई है जहां पर ये चर्चा की गई है कि विवाह में भी जो है किस तरीके से ब्राह्मणों का और फिर उसके बाद जो वचन लिए जाते हैं वो किस तरीके से सिर्फ पुरुष
के हक में ही होते हैं सारे। तो मंगलाष्टक जो बोले जाते हैं, पहले में स्त्री अपने पति से कहती कि हम स्त्रियों की बचपन से स्वतंत्रता ले ली जाती है, मृत्यु तक गुलामी युक्त जीवन को स्त्रियां जीने के लिए विवश होती हैं। अतः तुम कसम खाओ कि मुझे मेरे अधिकार दोगे और अपने समान स्वतंत्रता पूर्वक जीने दोगे। अब यहाँ पर वो मंगलाष्टक तैयार किए गए हैं जो ज्योतिबा फुले चाहते हैं, जिसमें वो स्त्रियों के हक को दिलाना चाहते हैं, जहां पर सिर्फ पुरुषों को अधिकार ना मिले कि इस शादी के चलते इस शादी को निभाने के लिए स्त्रियां ही कसम खाती फिरेंगी कि वो इस शादी को चलाने के लिए अपने आप को मार डालना भी उचित समझेंगी। तो यहाँ पर ये उन्हीं कसमों को बदलने की बात की जा रही है। तुम कसम खाओ कि मुझे मेरे अधिकार दोगे और मेरे अपने समान स्वतंत्रता पूर्वक जीने दोगे, अर्थात तुम्हें जिस प्रकार जीने का अधिकार है वैसा ही अधिकार मुझे भी विवाह के बाद मिलेगा। लेखिका कहती है कि ज्योतिबा फुले ने जो कसम एक विवाहिता स्त्री के लिए तैयार की थी वह हर स्त्री को चाहिए थी, क्योंकि वह भी गुलामी भरे जीवन से मुक्ति पाना चाहती थी। और इस तरीके से ये व्याख्या जो इन पंक्तियों की हमें बताती है कि जो ज्योतिबा फुले हैं वो स्त्री के स्वतंत्रता के लिए, उसके अधिकार से जीने के लिए उन्होंने हर एक वो प्रयास किए, हर एक वो क्षेत्र पर अपने ध्यान को केंद्रित किया जहां हर कोई नहीं पहुंचता है। और इस तरीके से विवाह में खाने वाली कस्में जो हैं उनको भी बदल डालने की उन्होंने ठानी, और इस तरीके से उन्होंने स्त्री के लिए एक और जो है वो प्रयास किया कि जिससे कि समाज में रहकर, एक विवाह में रहकर भी वो अपने जीवन को पूर्णतः जी सके। दूसरा जो है वो ये कि मुझे महात्मा कहकर डैश अलग ना करे। यहाँ पर पाठ में हमने जब पढ़ा कि महात्मा फुले जो है कि वो औरों की तरह एक लिस्ट में नहीं आना चाहते कि अरे बड़े व्यक्ति हो गए, ये तो उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, और जहाँ पर उन्होंने उनको महात्मा की संज्ञा देनी चाहिए लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा कि महात्मा कहकर मेरे काम को सीमित ना करें, और महात्मा कह देने के बाद से मेरा काम जो है वो सीमित हो जाएगा, जो मैंने किया है वो कमतर हो जाएगा। प्रसंग कहता है, प्रस्तुत गद्यांश जो है सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित है, रचना ज्योतिबा फुले से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में ज्योतिबा फुले उस विषय में विचार रखते हैं जहां उन्हें महात्मा शब्द संबोधित किया गया। व्याख्या इस प्रकार है कि ज्योतिबा फुले के कार्य के लिए उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया गया था। उन्होंने तब कहा था कि मुझे इस प्रकार की पदवी ना दें। इस प्रकार की पदवी पाकर मनुष्य अपनी जो दिशा है उससे भटक जाता है, कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है कि उसने बहुत कुछ किया है तभी तो लोग मुझे ऐसा मान रहे हैं, उसमें अहंकार आ जाता है और उसके कार्यों को विराम लग जाता है। उसके कार्यों को फिर जहां एक बार ईगो आई वहां पर आदमी जो है वो कोशिश नहीं कर पाता जो पहले कोशिश किया करता है। अतः मुझे इस स्थिति से बचाएं और अपने जैसा ही रहने दें। और इस तरीके से ज्योतिबा फुले जो है वो लोगों से निवेदन करते कि मुझे इस स्थिति में ना आने दें, मुझे इस स्थिति से बचा कर रखें, जिससे कि मैं ऐसी ही मेहनत और भी करता रहूं समाज के लिए, तभी मैं अपने कार्यों को सही प्रकार से कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या आज भी समाज में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव किया जाता है? कक्षा में हमें चर्चा करनी है या इसका उत्तर जो है उस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। आज भी स्त्रियों को भेदभाव से गुजरना पड़ता है, उसे पुरुषों से हीन समझा जाता है, कंपैरेटिवली कम हो गया है, लेकिन चीजें जड़ से खत्म नहीं हुई हैं। उसे समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। उसने सदियों से पुरुषों के समान अधिकार पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। यह लड़ाई शहरी जीवन में काफी हद तक सफल हो पाई है, काफी हद तक प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है, परंतु ग्रामीण इलाकों में उसकी स्थिति अभी भी गौण है। ग्रामीण जीवन में स्त्री वंश बढ़ाने और घर संभालने का ही साधन मात्र है, जिसके कंधे बोझ तले दबे रहते हैं। सारी उम्र सेविका के समान घर का काम करती है और वैसे ही मर जाती है। वहां उसे मुंह खोलने तक का अधिकार नहीं है। अपने मन की करना तो अलग बात है। सरकार जितना भी प्रयास करे कि स्त्री पुरुष एक समान हो, परंतु यह बात मात्र दिखावा प्रतीत होती है। इसका प्रभाव बच्चों पर भी देखा जाता है। माता पिता स्वयं के बच्चों में लड़का लड़की का भेद करते हैं। यदि समाज में यही चलता रहा तो कैसे स्त्री को समाज में पुरुष के समान अधिकार प्राप्त होंगे? वे सदैव दासी बनी रहेगी और जीवन में अपने अधिकारों के लिए लड़ती ही रह जाएगी। हमें चाहिए कि कोशिश अपने घर से प्रारंभ करें, तभी हम समाज में स्त्री को समान अधिकार दिला पाएंगे। और इस तरीके से आपको यहाँ पर अब घर से ही कोशिश करनी पड़ेगी। आपको ये अगर किसी भी तरीके का बदलाव हमें देखना है समाज में, घर में, तो हमें हमसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और जब हम अपने से शुरुआत करेंगे तब हम जो है समाज को या पूरे देश को बदल
पाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट कर ही रही हैं कहीं ना कहीं, और आप इसकी परसेंटेज में बढ़ोतरी और कमतरी देख सकते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें एग्जिस्ट करती तो अभी भी हैं। क्या एग्जिस्ट करती हैं? स्त्री पुरुष के बीच के भेदभाव को। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। पाठ में आए महात्मा फुले के सूक्तिबद्ध विचारों को संकलित करके उन्हें कक्षा में दीवारों पर चिपकाइए। यानी कि ये एक आपको एक तरीके की एक्टिविटी दी गई है जो कि पाठ में हमें बहुत सारे देखने को मिले हैं, जो ज्योतिबा फुले द्वारा उस यहाँ पर जो उक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करना है, और एक आपको चीज़ें यहाँ पर अपने क्लासरूम में या आप अपने स्टडी टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि चीज़ें आपको पता रहे कि हमने पाठ में पढ़ा है ज्योतिबा फुले ने जो जो चीज़ें जो है समाज सुधार के लिए करने चाहिए हैं। सावित्री बाई और महात्मा फुले ने समाज हित के जो काम किए उनकी सूची बनानी है। पाठ में हमने जो पढ़ा है कि सावित्री बाई ने और महात्मा फुले ने समाज के हित के लिए यानी समाज के फायदे के लिए जो काम किए उनकी हमें सूची बनानी है कि वो कौन कौन से उन्होंने काम किए हैं। सावित्री बाई और महात्मा फुले ने समाज हित के जो काम किए उनकी सूची इस प्रकार है। पहला, भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की उन्होंने स्थापना की। दूसरा, शूद्र बच्चों के पालन पोषण का कार्य प्रारंभ किया। तीसरा, सत्य शोधक समाज की स्थापना की। चौथा, किसान स्कूल की स्थापना की। पांचवा, छुआछूत व्यवस्था को मिटाने का प्रयास किया। छठा, 1852 में महिला मंडल की स्थापना की। नेक्स्ट है कि विधवा स्त्रियों के मुंडन को रोकने के लिए आंदोलन किए। तो ये भी बहुत बड़ा एक जो सामाजिक भेदभाव है या फिर एक्सप्लॉइटेशन आप कह सकते हैं, या फिर एक आप कह सकते हैं कि गलत व्यवहार है जो है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से उन्होंने इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट, पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला। फिर नेक्स्ट है असहाय स्त्रियों के लिए पहला अनाथाश्रम खोला। और नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र का पहला अंतरजातीय इंटरकास्ट विवाह करवाकर समाज में अंतरजातीय विवाह के लिए राहें खोली। यानी पहली जो इंटरकास्ट मैरिज है उन्होंने करवाई, जिससे कि ये चीज़ें जो है ये हावी ना हो कि इंटरकास्ट मैरिज जो है बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करती है भारतीय समाज में। तो उन्होंने ये पहले करवाया जिससे कि चीज़ें आगे राहें खुल सकें। तो सावित्री बाई और महात्मा फुले ने मिलकर समाज के लिए ये सारे स्टेप्स लिए हैं और उनको समाज का विरोध झेलते हुए उन्होंने पूरी तरीके से किया है। तो आई होप कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके एग्जाम पर्पस से काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं, पर्पसफुल हैं बहुत। और आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, और होपफुली ये आपको बहुत मदद कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे। चैप्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस दी गई हैं जो कि एग्जाम पर्पस से काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिशियल है और इनफ भी हैं। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें जिससे कि आपको यहाँ पर यूज़फुल कंटेंट यूँ ही हम प्रोवाइड करते रहें, हमारा मोटिवेशन यूँ ही बना रहे जिससे कि हम आपको टाइमली जो है चीज़ें प्रोवाइड करते रहें और आप अपना अच्छा स्कोर कर सके, एग्ज़ाम अच्छे से प्रेजेंट कर सके आप। और इसी तरीके से वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो जरूर इसे लाइक करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब